पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देख चुके हैं, विच वाज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स। और कंजर्वेटिव फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या था? वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स जो वर्क होगा उसको हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। नाउ लेट अस सी राइट द स्टेटमेंट। The work done in stretching a spring, work done against spring force, work done against spring force in deforming it from natural length is called work done against spring force in deforming it from natural length is called spring potential energy। ध्यान रहे, नेचुरल लेंथ से डिफॉर्म करने में जो वर्क होगा उसको हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अच्छा, क्या है उसका फॉर्मूला? हम लोग देख चुके हैं कि वर्क डन कैन बी फाउंड बाय सो मेनी मेथड्स। फॉर ए कांस्टेंट फोर्स एफ डॉट एस, फॉर वेरिएबल फोर्स वी हैड नो अदर वे टू गो फॉर एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। देयर वाज ए एफ वर्सेस एक्स diagram, area under the diagram was giving you the work done, or you can go for the mean force into displacement। चार मेथड हम लोग देखें। अब ये चारों मेथड में से तीन मेथड में हम स्प्रिंग फोर्स का स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तीन मेथड से निकाल सकते हैं। कौन कौन सा मेथड? कांस्टेंट फोर्स वाला नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जब स्प्रिंग एलोंगेट होता है उसका फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता है। बाकी तीन हम इसको यूज कर सकते हैं। तो वी शैल नाउ डिराइव व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। मुझे पसंद है करना कौन सा जो आपको आसानी से समझ में आएगा, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम वाला टेक्निक। उसमें क्या था? द एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू द वर्क डन एंड बाय डेफिनेशन द वर्क डन इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। अच्छा, तो हमें मालूम है कि एट any deformation x जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो स्प्रिंग फोर्स होता है इट इज इक्वल टू kx एंड वेक्टोरियली इट इज अपोजिट टू x। अच्छा, ऐसा अगर ये बात है तो मैग्नीट्यूड देखें तो क्या हो गया? द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज kx। तो चलो प्लॉट करके देखते हैं कि कैसे दिखते हैं ये भाई साहब। आई वांट टू प्लॉट f वर्सेस x डायग्राम। यहाँ पे कोई एक स्प्रिंग है जो इसका नेचुरल लेंथ है। अब नेचुरल लेंथ से हम इसको खींचते x आगे ले गए हैं, तब आप जानते हो कि जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो x के उल्टे डायरेक्शन में होगा स्प्रिंग फोर्स। दैट मींस व्हेन यू आर डिफॉर्मिंग इट, व्हेन यू आर एलोंगेटिंग इट, वर्क इज डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, तो if I want to plot the variation of f and x, ये y is equal to mx फॉर्म में है, which is a straight line like this, y is equal to mx। ये डायग्राम का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ दिस डायग्राम obviously y is equal to mx, और you say slope is equal to k। मतलब ये डायग्राम अगर यहाँ पर थीटा एंगल कर रहा है, tan थीटा will be equal to k। ठीक है, tan थीटा is equal to k। The slope of f versus x diagram gives you the spring constant। The slope अच्छा, तो इसमें ये tan थीटा कितना होगा? k। क्या कर रहे हैं? When the spring is deformed, or deformed means elongated or compressed by a length x और x0, ठीक है। जब ये इसको खींचते हम कर दिए x0, तब करेस्पॉन्डिंग फोर्स को, ये कौन सा फोर्स है? F0, ठीक है। दी
ये कौन सा फोर्स है? आई एम टॉकिंग अबाउट स्प्रिंग फोर्स। द स्प्रिंग फोर्स इज F0। चलो ये मान लेते हैं, तो क्या कहेंगे? वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स over the deformation F0 is W is equal to कितना हो गया? ये एरिया इज द वर्क एरिया कितना है? हाफ F0 x0, हाफ F0 x0, where F0 क्या है? where F0 क्या है? it is F0 is spring force at elongation x0। तो क्या लिख सकते हैं इसको? कि x0 thus energy stored in spring कितना हो गया? एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हाफ K x0 into x0 is half K x0 square। So the energy stored in the spring is half K x0 square। दो इंपोर्टेंट चीज यहां पर आता है। पहला है कि जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज द वाटर अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स, आप एलोंगेट करोगे तो हाफ के स्क्वायर हुआ, कंप्रेस करोगे व्हेन यू आर एलोंगेटिंग यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स, व्हेन यू आर कंप्रेसिंग फ्रॉम द नेचुरल लेंथ तब स्प्रिंग आपको ढकेल रहा होगा, यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। मतलब नेचुरल लेंथ के साथ कुछ भी आप छेड़खानी करोगे, एलोंगेट करोगे या कंप्रेस करोगे, दोनों ही केस में यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग ना चाहता है छोटा होना, ना चाहता है बड़ा होना, मैं ऐसा ही हूं। ठीक है, स्प्रिंग का ये स्टैंडर्ड है, क्या मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा। तो ये स्प्रिंग पोटेंशियल। यस बोलिए। फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों एक ही है? यस, स्प्रिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स आर सेम। स्प्रिंग फोर्स क्या करता है? स्प्रिंग को वापस अपनी जगह लाने की कोशिश करता है, वो ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करता है, उसका दूसरा नाम रिस्टोरिंग फोर्स है। सेम चीज है। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का हम एक फॉर्मूला देख लिए, हाफ एफ एक्स, दूसरा देख लिए हाफ के एक्स स्क्वायर। इसमें एफ क्या है? स्प्रिंग फोर्स, इसमें एक्स क्या है? एलोंगेशन और कंप्रेशन। तीसरा, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे x के जगह, हम तो x को लिख सकते हैं ना, x को लिख सकते हैं बाई के, x के जगह अगर बाई के डाल देंगे ये फॉर्मूला आएगा एफ स्क्वायर बाई 2k। बड़ी काम की फॉर्मूला है। तो ये तीन फॉर्मूले आपके सामने आए रिलेटेड टू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा हुआ जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था वो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव ऐसे होता था, लेकिन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज इट इज अ वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से आप खींचो या कंप्रेस करो, दोनों ही केस में यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। तो हम कहेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इतना जानकारी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके रिलेटेड कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, when springs are in series, आप जानते हो, सपोज हियर इज ए स्प्रिंग, ये स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग को कोई खींच के रखा है।
ठीक है, हियर इज ए फोर्स, ये K1 है, ये K2 है, खींचने वाला फोर्स F0 है। पहला चीज हम जानते हैं क्या, स्प्रिंग फोर्स इज सेम इन ईच स्प्रिंग, हर एक स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स बराबर मिलेगा, ठीक है। En1 एनर्जी इन फास्ट स्प्रिंग क्या है, इट इज एफ ए स्क्वायर बाई 2k1, एफ स्क्वायर F0 स्क्वायर बाई 2k1। अभी तो देखें, सिमिलरली एनर्जी इन द सेकेंड स्प्रिंग इज F0 स्क्वायर बाय 2k1 था, ये हो गया एनर्जी इन द सेकेंड स्प्रिंग, क्या हो गया, इट इज कमिंग F0 स्क्वायर बाय 2k2। तो ध्यान रहे, एनर्जी इन द टू स्प्रिंग्स इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन अगर करेंगे तो क्या आएगा, k2 बाई k1, याद रहे, मतलब ग्रेटर इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, लेसर इज द स्प्रिंग एनर्जी, ये हम लोग देख चुके हैं सीरीज कनेक्शन में, ठीक है। और En1 प्लस En2 दोनों के एनर्जी को जोड़ो, इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड, दैट इज इक्वल टू F0 स्क्वायर बाय 2k इक्विवेलेंट, क्योंकि पूरा का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट अगर k इक्विवेलेंट है जो कि K1 K2 बाय K1 प्लस K2 होता है, तो पूरा एनर्जी कितना है, ये है पूरा एनर्जी, बाकी दोनों में एनर्जी का रेशियो है K2 बाई K1, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। अच्छा, when springs are in parallel, जब दो स्प्रिंग पैरेलल में है उनमें क्या बराबर है, ये चैप्टर में पहले भी पढ़ा चुका हूं, हक्का बक्का होके मत देखो इसको। जब हम खींच रहे हैं ये K1 है, ये K2 है, तो क्या कहोगे, व्हाट इज सेम, पहला हुआ elongation is same for each spring, दोनों स्प्रिंग में बराबर एलोंगेशन होता है, ठीक है। और अगर एलोंगेशन x हुआ है तो हम क्या कहेंगे, एलोंगेशन x हो गया है तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि एनर्जी इन द फर्स्ट स्प्रिंग हाफ K1 x स्क्वायर, एनर्जी इन द सेकेंड स्प्रिंग हाफ K2 x स्क्वायर। सो आप कहोगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द टू स्प्रिंग्स, इट इज दिस बाय दिस, सब कुछ कट पिट जाएगा, मिलेगा K1 बाई K2, याद रखना En बाई En2 वाज K2 बाई K1, इधर हो रहा है K1 बाई K2, एंड द लास्ट वन इज द टोटल एनर्जी En1 प्लस En2 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ K इक्विवेलेंट x स्क्वायर, और K इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल में, स्प्रिंग का पैरेलल रेजिस्टेंस का सीरीज फॉर्मूला बताए थे, K इक्विवेलेंट इज K1 प्लस K2, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया, सिंपल तो है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, थर्ड इंपोर्टेंट चीज हुआ कि ये अक्सर स्कूल वाले पूछते हैं तो बताना पड़ेगा, ठीक है, उसको न्यूमेरिकल की फॉर्म में कर देंगे, बढ़िया रहेगा। लेट अस सी सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ए ब्लॉक ऑफ 4 kg is hanging from a spring, hanging from a spring of constant, Sir, spring of constant
100 न्यूटन पर मीटर। फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। हाँ, तो अभी A block of 4 kg is hanging from a spring of constant 100 Newton per meter. Find the energy stored in the spring. आप इसको कैसे करोगे? क्या डाटा दिया है? हमारे पास एनर्जी के ढेर सारे फॉर्मूले हैं। क्या क्या फॉर्मूला है? हाफ के स्क्वायर, हाफ एफ स्क्वायर बाई के। तो यहाँ पर डाटा हमें क्या मालूम है, क्या दिया है? देखो तो, अगर ये 4 kg का ब्लॉक है, हम कहेंगे अब बताओ व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स। अरे ये रेस्ट में है, 4G खींच रहा है नीचे, क्यों नहीं गिर रहा है? स्प्रिंग खींच के रखा होगा। कितना जोर से? 4G। और के, अरे ये भी तो मालूम है, सब कुछ तो दिया गया है। फिर एनर्जी तो कोई भी निकाल सकता है। एनर्जी इज इक्वल टू एफ एस का स्क्वायर बाई 2k। आप करोगे, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 स्प्रिंग्स। क्या पूरा करना पड़ेगा? कितना भी काम चल जाएगा, चल जाएगा, मैनेज करो। 2 स्प्रिंग्स ऑफ कांस्टेंट्स इन रेशियो 2:3 are in series. The combination was stretched and total energy in springs is 100 joules. Find energy stored in each spring. हर एक स्प्रिंग में कितना एनर्जी रहा आपको निकालना है। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच स्प्रिंग। ठीक है, मैं करता हूं इसको। क्या दिया है? दोनों स्प्रिंग सीरीज में लगे हैं। हमें मालूम है, मान लो कि En1 En2 आर देयर एनर्जीज, तो En1 प्लस En2 इज गिवन टू बी 100 जूल्स। और क्या मालूम है? ए देयर इन सीरीज En1 बाई En2 इज इक्वल टू K2 बाई K1। लेकिन दिया है स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो, क्या दिया है? 2:3। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 3/2। इसका मतलब 2En1 और En1 इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स En2। पुटिंग इन इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। En1 की जगह वैल्यू डाल दीजिए 3/2 En2 प्लस En2 इज इक्वल टू 100, है ना? दैट इंप्लाइज 5 En2/2 इज 100, सो En2 इज 40 जूल्स। 10 En1 हो गया कितना? 100 जूल में से 40 इसके पास है, उसके पास 60 जूल्स एनर्जी है। सिंपल क्वेश्चन है, आई नॉट स्पेयर माय टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारा बुक में मिलेगा, सारा एंट्रेंसेस में आ चुका है। द वर्क इन स्ट्रेचिंग a spring by 2 centimeter from its natural length is W0. What additional work is done for additional equal
elongation इक्वल elongation एडिशनल इक्वल elongation में और कितना बार करना पड़ेगा, मतलब 2 सेंटीमीटर खींचने में W0 बार करना पड़ता है और 2 सेंटीमीटर खींचने में और कितना बार करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज थिंक ओवर इट। अभी देखना है कि और कितना एडिशनल वर्क होगा और 2 सेंटीमीटर खींचने में। चलिए यहां पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन को। क्या दिया है कि कोई एक स्प्रिंग था, इसको वो 2 सेंटीमीटर दिया है। मैं कुछ सोच लेता हूं, मान लो कि x खींचता हूं, x खींचने में वर्क हुआ W और x खींचने में और कितना वर्क होगा वही पता करना है। तो ठीक है, A से B खींचने में वर्क हुआ W, B से C खींचने में कितना वर्क होगा जानना चाहते हैं। A से B खींचने में the work done in pulling from A to B is energy stored in the spring. Work done in pulling from A to C is energy stored in the spring K और ये टोटल एलिमिनेशन कितना हो गया है 2x का स्क्वायर, है ना। सो इट इज कमिंग 4 टाइम एंड दैट इज गिवन W0, ये दिया गया है। तो ये कितना हो गया देखो, तो इसका 4 टाइम्स हो गया, तो विल राइट इट इज 4W0। अच्छा, A से C तक खींचने में वर्क डन होता है 4W0, यहां से यहां तक खींचने में होता है W0। सो W डैश एडिशनल वर्क डन that is equal to work done from B to C is 4W0 minus W0 is equal to 3W0। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, सॉरी जेई एडवांस का क्वेश्चन है। जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ी देर में करेंगे, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हुआ ये, व्हेन इक्वल फोर्स stretches two springs, the energy stored in them is in ratio 2:5 if they are given equal elongation, what will be ratio of energy stored in them? What will be ratio of energy stored in them? इनमें क्या एनर्जी स्टोर होगा वो हमें देखना है। डाटा क्या दिया गया है, when equal force stretches two springs, तो एनर्जी स्टोर्ड इन देम आर रेशियो, मतलब हमारे पास दो स्प्रिंग है, ये K1 है और ये K2 है, दो अलग अलग स्प्रिंग है और इन दोनों को सेम फोर्स खींचने लगा, F0 इसको भी F0। तो क्या है आपको मालूम है एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू F0 स्क्वायर बाय 2K, एनर्जी K1 एनर्जी इन द सेकंड स्प्रिंग F0 स्क्वायर बाय 2K2। सो एनर्जी आर इन द रेशियो, क्या हो गया रेशियो करिए K2 बाय K1, ये हमें दिया गया है। व्हाट इज दिस
एनर्जी स्टोर्ड इज इन द रेशियो 2:5, मतलब K2 by K1 is 2/5 गिवन है ना। When they are elongated by same amount, मतलब ये स्प्रिंग को x elongate करेंगे, ये स्प्रिंग को भी x elongate करेंगे, तो दोनों में एनर्जी का रेशियो क्या होगा। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ K1 x square, energy in the second spring will be half K2 x square. So now the energies will be in the ratio क्या, K1 by K2, कितना होगा K2 by K1, अगर 2/5 है ये हो जाएगा 5/2। ये आपको समझ में आना चाहिए। स्प्रिंग रिलेटेड ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चन है हम लोग करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा खाली आइडिया ले रहे थे व्हाट इज द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता दूं यहाँ पर, शायद कुछ लोगों को जरूरत होगा। x खींचने में वार्डन हुआ था W0, और x खींचने में 3W0, और x खींचने में 5W0, then 7, 9 like this. For equal elongations, the warden are in the ratio 1:3:5:7:9, ऐसे करके याद रखना, पूछते नहीं है। अब बुक में आपको इतना तक दिया है, यही बार बार बहुत सारे एग्जाम में आया है, इतने बार आ चुका है, उसके बावजूद ये आते रहता है, तो याद रखना इसको। By the way, energy is nothing but the ability to do work. जिसके पास एनर्जी है वो वर्क कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो वर्क नहीं कर सकता। और जब कोई वर्क करेगा उसका एनर्जी घटेगा। मनी इज द एबिलिटी टू परचेज थिंग्स, जिसके पास पैसा है वो खरीद सकता है, और अगर खरीदेगा तो पैसा खत्म होगा, है कि नहीं, बात वैसी ही है। तो अब हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेटरी मोशन। बुक में काइनेटिक एनर्जी तो लिखा है लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन नहीं लिखा है। आगे चल के देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन ही बदल जाएगा। फिलहाल ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं। ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन linear motion is given by kinetic energy is equal to half m v square given by kinetic energy is equal to half m v square। याद रखना ये जो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं इसमें v क्या है, स्पीड, इट इज नॉट वेलोसिटी, v इज स्पीड। ठीक है, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन में है तो v किसका, ऑब्वियसली इट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ठीक है, vcm क्या हो गया, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। सपोज हम कहेंगे कि एक सिलेंडर है और इसके अंदर गैसेस है, गैस पार्टिकल्स आर ऑल मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस। ठीक है, लेकिन सारे गैस पार्टिकल इसी के अंदर ही रहते हैं, उनका सेंटर ऑफ मास अपनी जगह है। सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है सिस्टम के ऊपर। अभी क्या सिस्टम में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है? ये सारा पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास, सबके पास काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या है, कौन सा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। सिलेंडर का काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। अभी तो देख रहे हैं कि सबके पास है, हाँ है, दैट इज इंटरनल एनर्जी। इसलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी में जा रहा है, दैट विल डिसाइड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, और ये जो एनर्जी है वो सारे एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी है, उनको इंटरनल एनर्जी में काउंट किया जाता है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स एज वेल एज देयर पोटेंशियल एनर्जीज गिव्स यू द इंटरनल एनर्जी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग सिंपली बोल देते हैं, उसका पूरा नाम जान लो, काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेटरी मोशन। काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेटरी मोशन, इसका मतलब अगर आप कहोगे कि ये कोई डंडा है और ये डंडा इस पॉइंट में घूम रहा है, क्या उसका कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि सेंटर मास मूव नहीं कर रहा है। फेर मूव कर रहा है, उसका सेंटर मास मूव नहीं कर रहा है, उसका कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है भाई, लेकिन ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, उसके पास दूसरे काइनेटिक एनर्जी है।
जैसे इंटरनल एनर्जी हुआ वैसे ही वो हो जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी वी टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेटरी मोशन। बाद में पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी इन रोटेटरी मोशन, फिर पढ़ेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी, फिर इसके बाद पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी, सब अलग अलग फॉर्म में पढ़ेंगे। यू मस्ट नॉट कंफ्यूज, ठीक है? ठीक है, तो हम जो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं वो क्या है? हाफ mvcm का स्क्वायर फॉर ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन। You can write the kinetic energy is p square by 2m। ये फॉर्मूला के साथ सबको आता है, लेकिन ध्यान रखना दिस इज ओनली फॉर ए रिजिड बॉडी एंड दैट टू इन ट्रांसलेटरी मोशन। हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। व्हेन द फैन इज मूविंग रिजिड तो है, रोटेटरी मोशन में इसका काइनेटिक एनर्जी इज नॉट p square by 2m, क्योंकि आप देखोगे इसका मोमेंटम तो जीरो है, मोमेंटम इसका जीरो है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी का आप ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है? या फिर मान लो कि कोई एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक लगा है उसके साथ और इसका मासेस अलग अलग है, आपने इसको किक मार दिया, दोनों ऐसे ऐसे होते जा रहे हैं। अब आप कहोगे कि टोटल मोमेंटम निकाल दो, p square by 2m will be the kinetic energy। नो, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। ध्यान से देखना, मैं जो बोल रहा हूं उसको दोबारा मैं बोल रहा हूं। अगर इस बॉडी को धक्का दे दिए, ये गया, इसको खींचने लगा, ये भी चलने लगा और दोनों ऑसिलेट करते हुए जा रहे हैं, रास्ते में कोई पूछेगा काइनेटिक एनर्जी क्या है, आप इसका मोमेंटम निकाल दिए, इसका मोमेंटम निकाल दिए, टोटल मोमेंटम निकाल दिए और टोटल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2 इनटू टोटल मास। नो, दिस इज नॉट द काइनेटिक एनर्जी। इसको काइनेटिक एनर्जी नहीं कहोगे। व्हाई? बिकॉज़ दिस फॉर्मूला इज फॉर रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? If distance between two particles is constant, अभी तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बदल रहा है, ऑसिलेट कर रहे हैं। For a rigid body in translatory motion, kinetic energy is p square by 2m। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेशंस में क्या करते हैं वो लोग, वो चीजों को नहीं बोलते हैं, खाली काइनेटिक एनर्जी आल्सो गिवन बाय p square by 2m, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर हिडन। तो मिसकंसेप्शन ढेर सारा कन्वर्ट होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तीसरा हुआ for a rigid body, the total work done by all external forces acting on the body is equal to gain in kinetic energy of the body। ध्यान रहे, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मांगने से मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रहा हूँ। गेन इन टोटल काइनेटिक एनर्जी, जबकि ये सब टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं था। कोई बॉडी घूमते घूमते आगे जा रहा है, उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी है। सिलेंडर के अंदर गैस पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, उनका भी काइनेटिक एनर्जी है, सिलेंडर मूव कर रहा है उसका भी काइनेटिक एनर्जी है। सारा काइनेटिक एनर्जी को जोड़ेंगे तो हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, ये सब काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेटरी मोशन। और जब हम यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहे हैं रिजिड बॉडी, तो हम यहाँ पे दूसरा टर्म यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है? जब हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं तब हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं। अगर यहां से रिजिड वर्ड को उठा देंगे तो क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, मतलब एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। बड़े कंफ्यूजिंग है, आप लोगों को हल्का फुल्का डेफिनेशन दिया जाता है, आप उसमें काम निकल जाता है तो खुश हो जाते हो, बट फिजिक्स चीज ऐसा है ना, जब समझ में आएगा तभी डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है? तो मैं अपना डेफिनेशन पूरा क्लियर रखता हूं। इन ए रिजिड बॉडी वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। अब बोलोगे सर इंटरनल फोर्स भी वर्क करता है क्या? यस। क्यों सर? अब तो जानते हो कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा वो तो मूव नहीं करेगा, तो फिर इंटरनल फोर्स कैसे वर्क कर सकता है? मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आई एम एट रेस्ट, आई रेस्ट माई हैंड, इट इज बाय माई इंटरनल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स मेरे ऊपर नहीं आया, आई डिड सम वर्क,
ठीक है, इंटरनल फोर्स भी वर्क कर सकता है। कौन सा केस में? इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल बॉडीज। आई एम नॉट ए रिजिड बॉडी, मेरा बॉडी का हर एक पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फिक्स नहीं है। अभी मेरा दोनों हाथ के बीच में डिस्टेंस ये है, थोड़ी देर बाद ये हो गया। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फिक्स्ड रहेगा तो हम उसको रिजिड बॉडी कहेंगे। आई एम नॉट रिजिड बॉडी, समझ में आया? तो इंटरनल फोर्स रिजिड बॉडी के केस में काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि रिजिड बॉडी के केस में इंटरनल फोर्सेस आते हैं इन पेयर्स। जैसे मान लो कि ये कोई एक डंडा रखा है, यहाँ ये पेन है, ये पेन को मैं यहाँ पे पकड़ा हूं, ये वाला हिस्सा क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि ये वाला हिस्सा उसको पकड़ के रखा है, वो खींच के रखा है, ये भी खींच के रखा है, दोनों एक दूसरे को खींच के रखे हैं। एट दिस सेक्शन ये पार्ट को ये खींच के रखा है, जितने फोर्स में ये पार्ट को ये खींच के रखा है उतने ही फोर्स में अगर हम इसको एक डिस्टेंस मूव करेंगे, वर्क डन बाय दिस फोर्स जितना होगा, वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स उतना ही होगा, नेट वर्क डन हो जाएगा 0। फॉर रिजिड बॉडीज इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट डू वर्क, समझ में आया? फॉर रिजिड बॉडीज इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट डू वर्क। हाँ, अगर दूसरा एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो गया, कोई बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया, तो उसमें हीट एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी कन्वर्सन हो रहा है। हम मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो अगर एनर्जी कन्वर्सन नहीं हो रहा है तो आप कहेंगे इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट डू वर्क। तो ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने से कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उनको हल्का फुल्का अडल्टरेटेड चीज खाने का आदत पड़ चुका है, तो उनको प्योर देने से थोड़ा कभी कभार अनहाइजीनिक सिचुएशन क्रिएट होता है, एटमॉस्फेयर गंदा कर देते हैं। तो gain in kinetic energy of the body is nothing but work done by all external forces। क्या कह रहा है ये? इसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्या है। एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर ये कोई एक बॉडी यहाँ पे रखा है, इसके ऊपर फोर्स आया है F1, इधर से फोर्स आया है F2, इधर से फोर्स आया है F3, इसका अपना वेट है, नॉर्मल रिएक्शन है, ये सारे मिलके इसको ढकेल दिए ओवर ए डिस्टेंस s। तो यू सी व्हाट इज द वर्क डन बाय F1, वर्क डन बाय F2, वर्क डन बाय F3 जो कि नेगेटिव आएगा, वर्क डन बाय R जो कि 0 आएगा, वर्क डन बाय Ng जो कि 0 आएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। सारा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जोड़ दिए तो आप देखोगे, मान लो कि ये शुरू में कुछ वेलोसिटी में जा रहा था, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ पर पहुंचने के बाद उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो देखो कितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। द गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। सारा फोर्स का वर्क निकालो और जोड़ो, ठीक है? प्रूफ भी करेंगे, थ्योरम है तो प्रूफ करेंगे, लॉ थोड़ी है, थ्योरम है, थ्योरम कैन बी प्रूव्ड। एनीवे, बट समझे कि नहीं समझे जानने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल भी देना चाहता हूं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है, जमीन पे रखा है, कितना 5 kg का ब्लॉक रखा है, आपने इसको खींचा ऊपर, क्या फोर्स में से आप इसको खींच लिए 70 न्यूटन फोर्स में, ऑब्वियसली इसका वेट 50 न्यूटन तो चढ़ेगा। जब ये चढ़ गया टू ए हाइट से 4 मीटर, हमें जब ये जा रहा है ऊपर, पूछा है बताओ यहाँ पर उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, ठीक है? जब ये 4 मीटर चढ़ गया, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी यू वांट टू नो। A to B मोशन में यू वांट टू नो द काइनेटिक एनर्जी, A to B मोशन में यू वांट टू नो द काइनेटिक एनर्जी। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे? देख रहे हैं कि इन A to B मोशन, जब ये रास्ते में जा रहा था, क्या क्या फोर्स आ रहा था? 5G and 70 वर्क डन बाय 70 न्यूटन बाय वर्क डन बाय F इज इक्वल टू 70, और 4 मीटर ऊपर गया 280 न्यूटन जूल्स। वर्क डन बाय ग्रेविटी mg कितना है? mg कितना था? 5G
लेकिन क्या वॉल डन बाय ग्रेविटी हुआ है? नहीं, अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ है। लेकिन हम क्या निकालना चाहते हैं? वॉल डन बाय ऑल फोर्सेस। वॉल डन बाय ग्रेविटी क्या हुआ? नेगेटिव हो गया। कितना? 5g into 4, so it is coming out to be minus 200 joules. Total work done by all forces is equal to कितना हो गया? 280। उससे हुआ -200, इससे हुआ it is 80 joules। तो अगर ये यहां से रेस से स्टार्ट कर रहा था तो यहां तक पहुंचने में काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा। कितना बदल जाएगा? 80 जूल्स। गेन इन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा 80 जूल्स। अगर यहाँ पर 0 था, रेस से उठा है, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा 80 जूल्स। मतलब व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट बी? काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी एट बी विल बी 80 जूल्स। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है। आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। निकाल दो इसका नेट फोर्स कितना है? 70 - 50, नेट फोर्स हो गया 20 हो गया तो एक्सीलरेशन होगा 20/5 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया एक्सीलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट 4 है, तो निकाल दो v यहाँ पर, निकालो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, आपको ये मिलेगा। लेकिन मोशन इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली यूजिंग वर्क एनर्जी फॉर्मूला कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक मास है, कुछ u वेलोसिटी में जा रहा है, आपने उसके ऊपर एक फोर्स लगाया, पुश कर दिया ओवर ए डिस्टेंस s। जब वो यहाँ पर आके पहुंचा तब उसका वेलोसिटी v हो गया होगा। नाउ हियर व्हाट इज एक्सीलरेशन? ऑब्वियसली फोर्स बाय मास। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, डिस्प्लेसमेंट s। व्हाट रिलेशन यू नो? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो ठीक है, तो आप कहोगे ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। s a की जगह लिखेंगे f/m इंटू s। m और 2 को इधर ले आओ, m मल्टीप्लाई हो गया, mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर, 2 डिवाइड हो गया, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू fs। क्या है fs? द वर्क डन। तो क्या मिला? गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय f। That is quite interesting, and it is even more interesting to note that kinetic energy depends upon mass and velocity, but change in kinetic energy does not depend on mass and velocity। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, इसको याद रखना। क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास and velocity, but change in kinetic energy does not depend on mass and velocity। कितना इंटरेस्टिंग है? It depends on the work done by all forces on the body। पूछिए। न्यूटन लॉ में सिमिलर चीज हम लोग देखे थे। मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, बट चेंज इन मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट फोर्स इज एक्टिंग, फॉर हाउ मच टाइम इट इज एक्टिंग। फोर्स मल्टीप्लाइड टू टाइम गिव्स यू दी चेंज इन मोमेंटम। जैसे आपका ये जो स्टेटमेंट है, इसको बेहतर समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ। मान लो कि ये है 2 ब्लॉक, ये 2 kg का है, ये 5 kg का है। इसको आपने मान लो 20 न्यूटन फोर्स में पुश किया, इसको भी 20 न्यूटन फोर्स में पुश किया। ये गया वॉल को टकराया, ये भी गया वॉल को टकराया। तो आप क्या कहोगे? कौन वॉल को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में टकराएगा?
दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0 था। अब दोनों के ऊपर बराबर फोर्स आ रहा है, बराबर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब देखोगे जब ये यहां पे पहुंचेगा, जितना काइनेटिक एनर्जी होगा ये यहां पे पहुंचेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी होगा। आप निकाल के देख सकते हो। अभी अभी तो हम देखे हमारा जो फॉर्मूला था ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी, मास कितना था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉट एवर में भी द मास इट नो एफेक्ट्स एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एफ। तो क्या कहेंगे, हियर बोथ blocks strike wall with same kinetic energy। दोनों ब्लॉक वॉल को सेम काइनेटिक एनर्जी से मारेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है, चलिए कुछ क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसके ऊपर। Before I go for the question, I want to ask you a silly question here। ये ब्लॉक को पुश किया गया, यहाँ पर मारा, ये ब्लॉक को पुश किया गया, यहाँ पर मारा, दोनों ब्लॉक के ऊपर बराबर फोर्स था, बराबर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वार्डन हुआ बराबर एफएस सेम है, बोथ विल गेन इक्वल काइनेटिक एनर्जी। क्या आप में से कोई दिमाग लगा के बता सकते हो इनमें से कौन ज्यादा मोमेंटम में मारेगा इसको? Who will strike the wall with greater momentum? हम जानते हैं चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम। किसके ऊपर फोर्स ज्यादा समय के लिए लिखा? दोनों के ऊपर फोर्स बराबर डिस्टेंस के लिए लगा, ज्यादा समय के लिए। कौन ज्यादा समय लेगा वॉल तक जाने के लिए? 5 kg। हाँ, तो 5 kg के ऊपर फोर्स ज्यादा समय के लिए आया, तो 5 kg का मोमेंटम ज्यादा होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी दोनों का बराबर होगा। समझ में आ रहा ना? चीजों को कंफ्यूज मत करना। टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। यही सब क्वेश्चन आएंगे। जैसे जो क्वेश्चन आए मैं बता देता हूं, ए ट्रक एंड ए कार आर मूविंग with same kinetic energy if equal braking force is applied, equal braking force is applied, बराबर ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई किया गया, which one will stop in lesser distance? कौन लेसर डिस्टेंस में रुकेगा? कौन लेसर डिस्टेंस में रुकेगा? देखो दो बॉडी जा रहे हैं, बराबर काइनेटिक एनर्जी में जा रहे हैं। ये कार है, ये ट्रक है, दोनों जा रहे हैं, दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर है, दोनों रुकेंगे, दोनों रुकेंगे। इसका जितना काइनेटिक एनर्जी था इसका भी उतना ही काइनेटिक एनर्जी था, दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर था, दोनों रुक गए, तो दोनों का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हुआ। बोथ हैव सेम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। बोथ हैव सेम फोर्स, दोनों के ऊपर इक्वल ब्रेकिंग फोर्स दिया गया है, सेम फोर्स। और आप जानते हो कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स और दैट इज इक्वल टू F into S। ये दोनों का बराबर है, ये भी बराबर है, ये तो बराबर होना ही है। सो बोथ विल स्टॉप एट सेम डिस्टेंस, बोथ विल स्टॉप एट सेम डिस्टेंस। ठीक है, दोनों बराबर समय पे रुकेंगे, सॉरी बराबर डिस्टेंस पे रुकेंगे। ये अगर आके यहाँ पे रुक गया, ये भी आएगा यहाँ पे रुकेगा, एक साथ नहीं आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे। ये आके जितना काइनेटिक एनर्जी में मारा, ये भी उतनी काइनेटिक एनर्जी में मारा। ये देखिए, ये पहले मारा, ये बाद में मारा। ये पहले आके रुक जाएगा, ये बाद में आके वहीं पे रुकेगा। बोथ विल स्टॉप एट दी सेम पॉइंट, क्योंकि दोनों के ऊपर बराबर ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 इज होपफुली अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है।
क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन देना चाहता हूं। क्या है? ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये कोई एक ब्लॉक है। चलो मानते हैं कि 4 kg का ब्लॉक है। इसको आपने पुश करने लगा कितने जोर से? चलो मानते हैं कि ये 4 मीटर है, ये मान लो कि 6 मीटर है और आपने दिया 50 न्यूटन फोर्स। 50 न्यूटन फोर्स आपने इसके ऊपर लगाया। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन 0 है। ये रिजिड है, ये मत सोचो कि ये वेज है मूव करेगा, ये इंक्लाइंड प्लेन है। ये ब्लॉक को हम ए से बी तक पुश करके लेके गए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, द ब्लॉक was pushed from A to B, ठीक है? Find with what kinetic energy it reaches B, कितना काइनेटिक एनर्जी में पहुंचेगा। हमें देखना है कि इसके ऊपर कितने सारे फोर्सेस आए। व्हाट इज द वर्क डन बाय ऑल दोज फोर्सेस? टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू नॉट काइनेटिक एनर्जी, डोंट कंफ्यूज, इट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप कहोगे जब हम इसको ए से बी तक पुश करके आगे दिए, ए से बी तक लेने में क्या वर्क हुआ? चलो देख लेते हैं क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं इसके ऊपर। जो फोर्सेस आ रहे हैं तो हमें दिख रहा है। एक तो फोर्स दिया गया है ऑलरेडी 50 न्यूटन का, दूसरा है उसका वेट, तीसरा है नॉर्मल रिएक्शन, है ना? तो ये बताना जरूरी नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन डज नॉट डू एनी वर्क बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या कहेंगे? हियर वर्क डन बाय आर इज 0, ठीक है? बाकी का निकालना है। वर्क डन बाय एफ, बाय एफ हम अभी स्मार्ट है। वर्क डन बाय एफ कैसे निकालेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब इसको हम यहां से यहां तक पुश करके लेके गए, इस डायरेक्शन में कितना गए? 6 मीटर। सो इट इज 50 into 6 is 300 joules, है ना? वर्क डन बाय mg, mg कैसा है? नीचे की तरफ है। जब हम पुश करके लिए यहाँ तक, नीचे की तरफ गए कितना? नीचे की तरफ कहाँ गए? हम तो ऊपर की तरफ गए। कितना गए? 4 मीटर। तो नीचे की तरफ -4 मीटर। तो आप कहेंगे 4g into -4 is -160 जूल। See, I am calculating work done by each force. Total work done by all forces. Total work done by all forces कितना हो गया भाई? सारा वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली जोड़ दो। 300 minus 160 is 140 joules. So change in kinetic energy, I mean gain in kinetic energy is equal to 140 joules. मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 140 जूल्स। यहाँ पर तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था। सो हम कहेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट बी इज 140 जूल्स। आप कैलकुलेट करके मोशन इक्वेशन लगा के कर सकते हो, बट व्हाई टू डू लाइक दैट? यू अंडरस्टूड, है ना? सर यहाँ a block thrown on a rough floor with speed v0 stops after a distance S, ठीक है? Find if it is thrown with speed nv0, find after what distance
इट विल स्टॉप, इट विल स्टॉप। आप मोशन इक्वेशन लगा के कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग तो आगे बढ़ चुके हैं, वर्क एनर्जी फॉर्मूला देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। कोई ब्लॉक को फेंके, फेंके तो क्या हुआ, v0 वेलोसिटी में फेंके, आके यहाँ पे रुक गया, कितना दूर जाके, डिस्टेंस s जाके रुक गया। क्यों? क्योंकि रास्ते में इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा था। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको क्या कहेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम से कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ? लॉस हो गया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी वाज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, है कि नहीं? कितना लॉस हुआ? जो था सारा लॉस हो गया। कितना था? मास तो दिया नहीं है, वी अस्यूम हाफ mv0 स्क्वायर। क्या वर्क हो गया अगेंस्ट फोर्स? F into S। अच्छा ठीक। नाउ इन द सेकंड केस, when you throw it with a speed mv0, suppose it stops somewhere here after a distance s dash। ये डिस्टेंस कितना है? s dash है। तो इसके लिए क्या लिखोगे फॉर्मूला? इसके लिए लिखोगे हाफ m nv0 का स्क्वायर इज इक्वल टू f s dash। जस्ट डिवाइड द टू इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, आपको मंजिल मिल जाएगा। क्या है डिवाइड कर देने से क्या मिलने वाला है? देखो तो थोड़ा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, क्या मिलेगा? जस्ट डिवाइड, ये हो गया हाफ mv0 स्क्वायर बाय हाफ m nv0 का स्क्वायर इज इक्वल टू fs बाय fs डैश। एक तो क्या था मालूम नहीं है, mv स्क्वायर मालूम नहीं है, सब कुछ कर गया, क्या मिलेगा? 1 बाई n स्क्वायर इज इक्वल टू s बाई s डैश, और s डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर s। तो what you find when the velocity is made n times, the stopping distance becomes n square times। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, पक्का। क्वेश्चन नंबर 4, a block thrown on a rough floor with kinetic energy k0 stops after a distance s। ठीक है, s डिस्टेंस जाके रुक जाता है। What was the kinetic energy of the block after traveling a distance s by 3? s डिस्टेंस आके रुकता है जब काइनेटिक एनर्जी k0 में फेंके। चलिए फिगर बनाते हैं। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाऊँ, तो प्लीज कोऑपरेट, है ना? नहीं तो कोर्स कैसे खत्म करेंगे? कोर्स जल्दी कर देंगे, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं होगा, योर कॉन्सेप्ट विल नॉट बी क्लियर। तो थोड़ा कोऑपरेट करो। कोई ब्लॉक को हम k0 काइनेटिक एनर्जी में फेंक दिए हैं और आके यहाँ पे रुक गया है, कितना दूर पे? h डिस्टेंस पे। अच्छा, जब वो s/3 गया था तब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या था? मान लो कि k डैश है। तो चलो ना, a ये पॉइंट को b, ये पॉइंट को c, देखिए इक्वेशन लिखते हैं। a से c तक का मोशन में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, क्या लिखोगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, कुछ तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, कितना है मालूम नहीं, लेकिन कुछ तो होगा। अच्छा ठीक है, तो A to C मोशन में मिला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या हुआ? पहले k0 बाद में 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया k0, सो इट इज इक्वल टू F into S। A to B मोशन में क्या होगा? ये k0 कैसे हुआ? शुरू में k0 बाद में 0, है ना? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, A to B मोशन में शुरू में k0 बाद में k डैश,
दैट इज इक्वल टू कितना, f इंटू एस बाई 3। जस्ट डिवाइड दीज इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करिए, आपको मिलेगा k0 बाय k0 माइनस k डैश इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3। दिस बाई दिस करेंगे 3 ऊपर जाएगा, आप निकाल सकते हो k डैश कितना होगा 2k0 by 3। So you find after traveling distance h by 3, the kinetic energy must be 2k0 by 3।